नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की क्लासों की सीरीज़ में 3 क्लासें हो चुकी है। आज चौथी क्लास हम पढ़ने वाले हैं, यानी चौथा अध्याय कंप्लीट करेंगे। अध्याय 4 राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। यानी राजस्थान के अंदर जो प्राचीन सभ्यता स्थल है, जहाँ पे प्राचीन काल में सभ्यता विकसित हुई थी और किसी कारण से वो नष्ट हो गई, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है, तब वह समूह में रहकर कार्य करना प्रारंभ करता है। यानी व्यक्ति अकेला कार्य करता है, लेकिन समूह में रहकर कार्य कब करता है? जब वो दूसरे के लिए भी सोचता है, समाज के लिए। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ सभ्यताएं भी विकसित होती है, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती है, और समय के साथ सभ्यता विकसित होने के साथ साथ नष्ट भी हो जाती है, कुछ नया आकार बना लेती है। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल मरुस्थल और अरावली नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। यानी मरुस्थल यानी पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल में, और अरावली पहाड़ जो जहाँ से नदियाँ निकलती, विभिन्न उन नदियों के किनारे मिट्टी में दबी पड़ी सभ्यता प्राप्त होती है अगर खुदाई करें तो। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे? राजस्थान में लोग कैसे रहते थे? वे कब से प्रारंभ हुए यहाँ पे रहना? इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते, यानी लिखित जानकारी नहीं मिलती, लेकिन जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता, उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। यानी जहाँ से लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, वहाँ से उत्खनन मतलब खुदाई में जो सामग्री प्राप्त होती है, हो सकता है कोई बर्तन हो सकता है, कोई धातु हो सकती है, कोई सिक्के हो सकते हैं, तो उनके आधार पर पता किया जा सकता है। उत्खनन से प्राप्त प्राचीनतम साक्ष्य में क्या हो सकते हैं? आवास यानी रहने के स्थान, जहाँ पे प्राचीन सभ्यता में लोग रहते थे, जैसे स्थल। लकड़ी हो सकती है प्राचीन। अनाज हो सकते हैं कि उस समय किन अनाजों का प्रयोग करते थे खाद्यान्न में। हड्डी हो सकती है, इंसान की हो सकती है, किसी जीव जंतु की हो सकती है। पत्थरों के अस्त्र शस्त्र हो सकते हैं, और उपकरण प्रमुख हो सकते हैं, विभिन्न उपकरण। चूँकि प्राप्त उपकरणों में पत्थर के उपकरणों की संख्या अत्यधिक है, और पत्थर के उपकरण अधिक है, मतलब उस समय किसी भी धातु का ज्ञान नहीं था। अतः प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा जाता है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखिए कि प्रारंभिक युग को क्या कहा जाता है? प्रस्तर यानी पत्थर वाला युग। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था, अथवा जंगलों से कंदमूल एकत्र कर पेट भरता था। तो यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार से इंसान था। कंदमूल खाकर भी जीवन का गुजारा करता था, और शिकार के द्वारा भी। अतः उसने कुल्हाड़ी का, गंडासा और छुरा जैसे उपकरणों बनाए। यानी ये उपकरण पत्थरों के बनाए उन्होंने, क्योंकि धातु का उस समय इंसान को ज्ञान नहीं था। मानचित्र 4.1 देखकर जानिए कि राजस्थान में प्रस्तर युग यानी पत्थर के युग में ये उपकरण मुख्यतः बनास नदी, गंभीरी नदी, बेड़च नदी और चंबल नदियों की घाटियों और शैलाश्रयों में बहुतायत में मिले हैं। यानी पत्थर के उपकरण। यहाँ पे प्रश्न बनता है कि राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण कौन कौन सी नदियों के किनारे से मिले हैं? ध्यान रखना आप, बनास नदी, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों की घाटियों से प्रस्तर के उपकरण मिले हैं। शैलाश्रय में बहुतायत में मिले हैं। शैलाश्रय यानी पत्थरों के अंदर। प्रस्तर युग के बाद ताम्र कांस्य काल, और पत्थर युग यानी प्रस्तर युग के बाद कौन सा काल आया? ताम्र युग, यानी तांबे और कांस्य का ज्ञान होने लगा था। यानी इनके तांबे और कांस्य का प्रयोग धातु के रूप में किया जाने लगा था। इसके पश्चात लोह युग के अवशेष प्राप्त होते हैं, और तीसरे नंबर पर कौन सा युग आया? लोह युग। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। तो पहले इंसान शुरुआत में शिकार करता था, फिर पशुपालन, और धीरे धीरे कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। पत्थर के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ कर दिए, क्योंकि धातु का ज्ञान इंसान को होने लगा था। धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया। तो ये भी आपके प्रश्न बनता है, ध्यान रखिए आपके धातुओं में इंसान ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का। यहाँ से रीट एग्जाम में बहुत सी बार प्रश्न बनता है, ध्यान रखिए आप। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, जो गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में, गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर, और आड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर है क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। यानी किसके? ताम्र सभ्यता के उपकरण, जहाँ पे तांबे का प्रयोग किया जाता। ये देखिए आप, कालीबंगा सभ्यता के अवशेष चित्र के माध्यम से बता रखा है आपको। राजस्थान के अंदर सभ्यता के प्राचीन केंद्र। अब यहाँ पे देखिए आप, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में, यानी कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ जिले में दिखा रखी है आपको। उसके बाद पीलीबंगा, रंगमहल, बड़ा पोल, ये जो है आपकी देखिए आप हनुमानगढ़ और गंगानगर के बीच में। सोथी सभ्यता जो है बीकानेर के अंदर, इनको आप ध्यान रखें जो महत्वपूर्ण है। सुनारी सभ्यता है झुंझुनू के अंदर। गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर, और बेराट सभ्यता है जयपुर अलवर के अंदर। उसके बाद दर सभ्यता है भरतपुर के अंदर। रेड सभ्यता है टोंक के अंदर। नगर सभ्यता है टोंक के अंदर। तो यहाँ पे ध्यान रखें आप, नगर सभ्यता टोंक के अंदर, और नगरी सभ्यता पूछे तो चित्तौड़ के अंदर। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर के अंदर, और बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा के अंदर।
और गिलोन सभ्यता है राजसमंद में, आहड़ सभ्यता उदयपुर के अंदर और नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो नगर सभ्यता टोंक के अंदर है और नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर, इसका जरूर ध्यान रखिए आप। तो राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर सभ्यता विकसित हुई थी। इस नक्शे में जो दिखा रखे आपको सारी सभ्यताएं प्राचीन काल में राजस्थान विकसित हुई थी। तो राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन केंद्र हमने जानकारी प्राप्त की। यहाँ से राजस्थान का मानचित्र दिखा रखा आपको 33 जिलों के अनुसार। कालीबंगा सभ्यता की बात करते हैं। राजस्थान में दृश्यवती और सरस्वती नदी की घाटी में पुरातत्वविद यानी पुरानी सामग्री की खोजकर्ता अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरा स्थलों की खोज की है। तो 1 दर्जन में 12 होते, गुणित 2 बराबर 24, कुल 24 पुरा स्थल यानी पुराने प्राचीन काल के स्थल की खोज की है। किसने? अमलानंद घोष ने। कहाँ पे? तो ये दृश्यवती और सरस्वती नदियों के किनारे। कहाँ पे? कालीबंगा। इनमें हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा प्रमुख है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, ध्यान रखिए आप, राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी बहती है और घग्गर नदी के किनारे कौन सा स्थान प्रमुख है? कालीबंगा। बाद में डॉक्टर बी लाल और के थापर के निर्देशन में यहाँ खुदाई हुई। अमलानंद घोष के बाद डॉक्टर बी लाल और के थापर ने कालीबंगा में खुदाई की। खुदाई में सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है, यानी जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी उस समय का एक नगर मिला है, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के काल में एक नगर मिला है जो मकानों में किसका प्रयोग हुआ था? ईंटों का। ये देखिए आप, कालीबंगा का चित्र दे रखा है आपको। मकानों में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे होते थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ पे लकड़ी और ईंटों की नालियाँ बनी हुई थी। तो ध्यान रखिए आप, एग्जाम के अंदर पूछा गया कि लकड़ी की ईंटों की नालियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कालीबंगा से। और यहाँ चबूतरे भी मिले हैं जिन पर अग्निकुंड वेदिकाएँ बने हुई है। तो अग्निकुंड यानी वेदिकाएँ कहाँ से मिली? कालीबंगा से। संभवतः धार्मिक कार्यों हेतु प्रयोग होते थे। तो अग्निकुंड का प्रयोग धार्मिक कार्य के लिए करते थे। दूसरे टीले के उत्खनन में एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। तो दूसरे टीले में क्या मिले? दुर्ग यानी किला। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप दिखाई देती है। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु सरस्वती नगर यानी सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, उसके नगर की योजना के समरूप यानी समान दिखाई देती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर यानी दीवार के बाहर जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से प्रश्न, ये रीट में पूछा गया प्रश्न है कि कालीबंगा से नगर की प्राचीर के बाहर क्या मिले? जोती हुई कृषि यानी भूमि के साक्ष्य मिले। तो विश्व में सबसे पहले जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से। ये भी ध्यान रखें, कहाँ से मिले हैं? विश्व में जोती गई कृषि के साक्ष्य तो कालीबंगा से। खुदाई में हमें गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने आदि प्राप्त हुए। कालांतर में नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से समृद्ध बस्ती उजड़ गई। कौन सी? कालीबंगा उजड़ गई। उसके बाद हम बात करते हैं आगाटपुर या आहड़। तो आहड़ का प्राचीन नाम आगाटपुर है। उदयपुर के पूर्व में आहड़ यानी बेड़च, आहड़ यानी बेड़च नदी के किनारे 2 टीले दिखाई देते हैं, जिसको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। तो ये ध्यान रखिए आप, धूलकोट, आगाटपुर या आहड़ एक ही सभ्यता का नाम है। यह बस्ती पहले ताम्रवती यानी तांबावती के नाम से जानी जाती थी। तो आगाट सभ्यता को ताम्रवती यानी तांबावती नगरी के नाम से जाना जाता है। पड़ा यानी ये जो नाम पड़ा है ना, ताम्रवती नाम तांबे के औजारों का निर्माण करने के कारण पड़ा। तो ध्यान रखें आप, 10वीं या 11वीं शताब्दी में से आगाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। किसको? आहड़ सभ्यता को आगाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थर और मिट्टी से बनी हुई, जिनकी छत बांस और केलों से बनी हुई होती थी। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों ओवरों में विभाजित किया जाता था। यानी मिट्टी के मकान बनाए जाते थे जिनमें छोटे छोटे कमरे बनाए जाते थे। आहड़ सभ्यता से जो मूर्ति मिली है उसको, मृण मूर्ति को आहड़ संग्रहालय में रखा गया है। ये देखिए आप, आहड़ सभ्यता से तांबे का पात्र, तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा और तांबे की छुरी, सभी चित्र आहड़ संग्रहालय में रखे गए हैं। तो ये सारी सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई? आहड़ सभ्यता से, आगाटपुर से। इसके अलावा रीट 2021-22 पूछा गया प्रश्न कि आहड़ सभ्यता के मकानों से 6 चूल्हे मिले हैं। कितने चूल्हे? 6 चूल्हे मिले हैं, जो संयुक्त परिवार का संकेत देता है। यानी संयुक्त परिवार में अधिक सदस्य होने के कारण एक साथ भोजन बनाते थे। 6 चूल्हों का प्रयोग किया जाता था। तो ध्यान रखें आप, मकानों में 4 से 6 चूल्हे कहाँ से मिले? आहड़ सभ्यता से, जो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य। यहाँ उच्च कोटि के चावल उत्पादित होते थे। आहड़ सभ्यता में चावल का उत्पादन किया जाता था। आहड़ में भट्टीनुमा चूल्हा भी मिला है। तो ये भी ध्यान रखें, भट्टीनुमा चूल्हा आहड़ से मिला है। इससे माना जाता है कि यहाँ तांबे को पिघलाया जाता था। आहड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे, बर्तन बनाना अच्छी तरह से जानते थे। यहाँ मिले लाल भूरे मृदभांड यानी लाल और भूरे मृदभांड यानी मिट्टी से बने बर्तन हाथ की सफाई तथा अलंकरण की दृष्टि से उत्कृष्ट थे।
दुलकोट के 1951-52 ईस्वी में हुए उत्खनन में तस्तरिया, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरिया, मटके, कलश, चूड़ियाँ, खिलौने, 26 किस्म के मणिये और 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरें प्राप्त हुई थी। यहाँ पे ध्यान रखें आप, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। धूलकोट के 1951-52 में हुए उत्खनन में 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरें प्राप्त हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई ये सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा गिलुंड और भगवानपुरा जैसे स्थान बनाए। तो यहाँ से ये सभ्यता नष्ट हो गई। उसके बाद ये कहाँ पे आगे बढ़ गए? गिलुंड और भगवानपुरा में। बालाथल की बात करते हैं, उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील के बालाथल में मिली सभ्यता ताम्र पाषाण यानी तांबे और पाषाण के समकालीन आहड़ सभ्यता से संबंधित है। यहाँ पे 11 कमरों के बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना आप। बालाथल में तांबे के चाकू यानी तांबे से बने हुए यानी तांबे का ज्ञान था इनको। कुल्हाड़ी, छेनी, बाण जैसे उपकरण प्राप्त हुए। कर्णफुल, कान में पहनने जाने वाले गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले हैं। और यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी, यानी खेती के साथ साथ पशुपालन करते थे। कृषि, पशुपालन तथा शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोह काल के अवशेष प्राप्त हुए थे। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, याद कर ले, नोट्स बना ले। बालाथल में क्या लोह काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, लोहे का प्रयोग ये जानते थे। यहाँ से लोहे गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं, यानी लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले, यानी लोहा पर्याप्त मात्रा में होगा तभी तो लोहा गलाया जाता था बालाथल सभ्यता में। बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखिए आप कि बेराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहाँ से कौन सा बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। गणेश्वर सभ्यता की बात करते हैं, सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में गणेश्वर एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसे ताम्र संचय संस्कृति कहा जाता है। ध्यान रखिए आप, ताम्र संचय संस्कृति गणेश्वर सभ्यता कहा जाता है। यह सभ्यता और ये संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई यानी विकसित हुई। गणेश्वर में ताम्र उपकरण बहुतायत में मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता से तांबे के बने उपकरण बहुत सारी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इसका कारण खेतड़ी ताम्र भंडार की निकटता रही होगी, यानी खेतड़ी के अंदर से तांबा निकाला जाता था और गणेश्वर के बिल्कुल पास में पड़ता था। ताम्र उपकरण क्या क्या मिले? बाण मिले, छेनियाँ मिली, मछली पकड़ने कांटे, उस तरह फलक, अंगूठियाँ आदि प्राप्त हुई तांबे की। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोहरी पेचदार चिरा वाली ताम्र पिनों को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था, यानी विदेशों में भेजा जाता था। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। कौन कौन से प्रकार के मिले? ये देखिए आप, प्राचीन मोहर जो तांबे से बनी हुई गणेश्वर सभ्यता की। तो गणेश्वर सभ्यता मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले। एक मिले हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन, हड़प्पा पूर्व यानी हड़प्पा सभ्यता से पूर्व विकसित हुई सभ्यता के। उसके बाद लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों पर मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी प्रमुख है। आहड़ एवं गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण काल की थी। ये ध्यान रखिए आपके, आहड़ सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण काल की, तांबे की और पाषाण काल की समय की थी। किंतु इनके ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे लोहे के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए बेराट, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यता स्थलों का विवरण उल्लेखनीय है। यानी लोहकालीन सभ्यता के लिए बेराट, सांबर, बागोर, रेड आदि सभ्यताओं के स्थलों के विवरण उल्लेखनीय, यानी यहाँ से लोहे की जानकारी प्राप्त होती है, यानी लोहकालीन सभ्यता थी ये सारी। ये देखिए आप, अशोक का बेराट से प्राप्त अभिलेख। बेराट की बात करते हैं, जयपुर जिले में स्थित बेराट कस्बा हर युग में सभ्यता संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी कहाँ पे स्थित है? बेराट के अंदर, इसको ध्यान रखिए आप। महाभारत काल में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ था। ये ध्यान रखिए आप कि महाभारत के समय में बेराट को मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के नाम से जाना जाता था, जहाँ पांडवों ने अपने अज्ञातवास के अंतिम दिन व्यतीत किए थे। मौर्य काल में भी एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे अशोक के 2 स्तंभ लेख भाब्रू और बेराट शिलालेख मिले हैं। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न जहाँ से बनता है, अशोक के 2 स्तंभ लेख कहाँ से मिले हैं? भाब्रू और बेराट शिलालेख से। ये भी ध्यान रखें, बौद्ध मठ के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? बेराट से। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों की। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनता है कि 36 चांदी की मुद्राएं कहाँ से मिली है? बेराट से, जिनमें 8 पंचमार्क है और 28 भारतीय और यूनानी शासकों की है। खुदाई में स्वस्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह और अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता पक्षी और पत्थर की संदूकें, लोहे के किले एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप, बेराट से मिली सारी सामग्री। उपयुक्त स्थलों के अतिरिक्त राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के अंदर बागौर और ओजियाना, तो बागौर और ओजियाना, जयपुर जिले में सांभर और जोधपुरा, और टोंक जिले में स्थित नगर और रेड, चित्तौड़गढ़ में नगरी,
भरतपुर में नोह, जालोर में भिनमाल, राजसमंद में पचमता, गिलुंड आदि स्थल पाषाण, ताम्र पाषाण तथा ताम्र लोहकाल की संस्कृति को प्रकट करते हैं। ये देखिए आप बेराट बौद्ध मठ के अवशेष आपको चित्र में दिखा रखे हैं। चौथा अध्याय हमारा समाप्त हो चुका है। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई, वृद्धबाण का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ताम्र का मतलब होता है तांबा। निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? हनुमानगढ़ में। अशोक का भावपुर शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट से। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली क्लास में मिलते हैं 5वीं क्लास में। थैंक यू।